करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन आज अचानक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह घर से निकले और हाथरस पहुंच गए। हाथरस में राहुल गांधी दलित परिवार से मिले जिनकी लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 4 साल बाद राहुल गांधी के सियासी पर्यटन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस मामले के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी। हाथरस पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने थोड़ी देर मुलाकात की। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। 14 सितंबर 2020 को गैंगरेप की घटना हुई थी। 19 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप हुआ था। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को मौत हुई थी। 4 आरोपियों में से एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर 2020 को हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और मृतक लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल अपना वादा निभाने के लिए इंसाफ की जंग जारी रखेंगे। अपनी समस्याएं बताई उन्होंने, जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो समझी। राहुल जी उनकी समस्याओं को समझकर अब उनके समाधान की राहुल जी हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं उस परिवार के लिए और आगे भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे राहुल गांधी का पाखंड बताया। परिवार के पप्पू पॉलिटिकल प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में व्यस्त हों तो इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। कभी वो संसद का बहिष्कार करते दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो कोई इस तरह का तमाशे वाला आविष्कार करते दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के बहिष्कार और आविष्कार ने इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का चौतरफा जो है वो सफाया किया। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर चुटकी ली। उन्होंने तंज कसा कि क्या अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे जो अब जागे हैं। कुंभकर्ण की नींद सोए थे का जगे हैं, आज याद आया है संभल मामला। जब उसमें सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर कार्रवाई आगे होने जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी निराशा और हताशा का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बेतुके बयान देते हैं। वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी हाथरस। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। विक्टिम के मुद्दे पे, उससे मिलने के मुद्दे पे देखने की क्या जरूरत है? दुख बांटने से कम होता है। जिस भी विक्टिम से जो भी नेता मिलना चाहता है उसको मिलने देना चाहिए, मिलना चाहिए, बात सुननी चाहिए। अदालती बातें अपनी जगह हैं और कोई विक्टिम है तो उससे मिलने से किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। दिल्ली से करीब 11:30 बजे राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बात किए बगैर दिल्ली वापस लौट गए। हालांकि उनके हाथरस आने के बाद यूपी की सियासत में सियासी पारा हाई हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कथित संबंधों का मुद्दा फिर से उठाया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। तो वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है। ये लोग
अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने लोकसभा में सोनिया और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कथित संबंधों का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। तो वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सोनिया और सोरोस के पोस्टर लेकर लोकसभा में पहुंच गए। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में तो हंगामा इतना बढ़ गया कि 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को हाथ जोड़ने पड़ गए। देवगौड़ा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और विपक्षी सांसदों से अपील करते रहे कि वो सदन को चलने दें, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उन्हें बोलने तक नहीं दिया। JP नड्डा ने राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सोरोस के मुद्दे को दबाने के लिए कांग्रेस हंगामा कर रही है। नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने धनखड़ की आलोचना की थी। सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चेंबर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन by the chair to the leader of the opposition time and again to participate and come to the chamber, but the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting, also in the last meeting. सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। तो लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का खर्च जॉर्ज सोरोस की संस्था ने उठाया है और सोरोस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी फंडिंग की थी। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला स्वयं पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको USAID पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव स्वयं पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी संग्राम छिड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं संसद में जोरदार सियासी दंगल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से बर्क को नोटिस मिला था। इसका जवाब देने की समय सीमा आज तक की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर उनसे नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज नोटिस का जवाब देना था,
लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण गिराने का भी प्रावधान है। संज्ञान में आया था प्रकरण कि उनके द्वारा नियमित क्षेत्र में बिना पूर्व से नक्शा पास कराए वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था और एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसी के अनुक्रम में उनको नोटिस दिया। उसमें उसके लिए निहित प्रावधान है कि उसके आगे क्या कार्रवाई होगी। उसमें जुर्माना का प्रावधान है, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको गिराए जाने का प्रावधान है। तो जैसे भी उसमें विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई दिन से सांसद जियाउर रहमान बर्ग दिल्ली में हैं। संसद में भी उन्होंने संबल हिंसा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। ऐसे में सांसद को मिला नोटिस उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन जुर्माना लगाने के साथ अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई भी नया केस दर्ज नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं। आखिर इस सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है ये मामला और आदेश के क्या है मायने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कई मस्जिदों को मंदिर बताने वाले विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े आदेश दिए। पहला ये कि अगली सुनवाई तक हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई भी नया केस देश में कहीं भी दर्ज नहीं होगा और अगली सुनवाई तक देश की कोई भी अदालत पहले से चल रहे मामलों में कोई अंतरिम आदेश भी जारी नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी ये कहना है कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। कैरेक्टर की जांच जरूरी है। पहली चीज सर्वे नहीं होगा, दूसरी चीज कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तीसरी महत्वपूर्ण चीज के कोई भी नया केस डाला नहीं जाएगा। ये इफेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है जो गला कटते कटते थोड़ी सी रिलीफ मिली है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा बहुत सीरियसली। खुशी की बात बिल्कुल नहीं। कई मुस्लिम संगठनों और पार्टियों ने कहा है कि अदालतें मस्जिदों और दरगाहों में जो सर्वे का आदेश दे रही हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि अदालत देश में मस्जिद को मंदिर बताने वाले सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस वक्त देश में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, संबल की शाही ईदगाह मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, भोजशाला को मस्जिद बताने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश अगली सुनवाई तक के लिए है, यानी ना तो ये कोई परमानेंट आदेश है और ना ही इस मामले में कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है। आदेश के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक संस्थाओं ने अपनी राय जाहिर की है। जिसको अंतरिक्ष पर जाना है, जिसको रोजगार बनाना है, जिसको महंगाई कम करनी है, जिसको बेरोजगारी कम करनी है, जिसको आर्थिक असमानता घटानी है, जिसको अडानी को कानून का सामना कराना है, वो देश खोदने पे लगा हुआ है। बीजेपी इस पर बात करने से मना कर रही है। साफ समझ में आता है कि ये सारी साठगांठ से चल रहा था, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए जो निचली अदालतें हैं वो भी बाध्य होंगी और जो सरकारें और जितने भी व्यक्ति ऐसे जो गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जो लगातार ये प्रयासरत थे कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे और संविधान को कमजोर करना चाहते थे, अब उस पर यकीनन रोक लगेगी। और माननीय सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे, उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी। आपस में जो बैड ब्लड क्रिएट हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो खत्म होगा। एक नई पहल होगी, जुडिशरी में हमारा यकीन बहाल होगा और ये जगह जगह जो खुदाई अभियान चल रहा है जिससे देश का हर शख्स परेशान है वो खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक पहले से चल रहे मामलों में निचली अदालतें सुनवाई तो कर सकती हैं, लेकिन ना सर्वे का आदेश जारी कर सकती हैं और ना ही कोई फैसला सुना सकती हैं। ये आदेश तब तक के लिए है जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में कोई फैसला न सुना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झांसी में एनआईए की टीम यूपी एटीएस की टीम के साथ मुफ्ती खालिद के घर छापा मारने पहुंच गई। करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बीच जब अफसर मुफ्ती को अपने साथ लेकर के जाने लगे तो समर्थकों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर से मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर जुड़े होने के शक है। आरोप यह भी है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई जाती थी। रिपोर्ट देखिए। झांसी में एनआईए छापेमारी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। एनआईए की टीम शहर कोतवाली इलाके के मुकरियाना मोहल्ले में एक घर में छापा मारने पहुंची। ऑनलाइन माध्यम से दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद नदवी नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की गई थी। जैसे ही अफसर मौलाना को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगे, अचानक से कुछ लोग आए और उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। खालिद भाई हमारे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और दुनिया के कई देशों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। निष्पक्ष वो जांच करेंगे और उन्हें जांच में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग खालिद भाई को आज से नहीं लगभग 10-20 सालों से जानते हैं। बाद में पुलिस भारी सुरक्षा के बीच खालिद नदवी को थाने लेकर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौलाना को काफी सालों से जानते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। आपत्ति यह है कि अगर किसी के यहाँ कोई गलत काम होता है तो उसकी आप जांच करेंगे, सूचना देंगे, आसपास में जांच कर लेंगे। एकदम किसी घर में घुसना और फैमिली रह रही है वहाँ। यूपी एटीएस की टीम के साथ एनआईए अफसर देर रात करीब 2 बजे मुफ्ती खालिद के घर पहुंचे थे। घंटों पूछताछ के बाद टीम जब मौलाना को हिरासत में लेकर घर से बाहर निकलने लगी, तभी समर्थकों के झुंड ने टीम को घेर लिया। समझाने की कोशिश पर एनआईए टीम और समर्थकों के बीच बहस होने लगी। इस पर समर्थक उग्र हो गए। पुलिस और एनआईए की टीम ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, पर लोग नहीं माने। वहीं मुफ्ती खालिद नदवी का कहना है कि पुलिस की रेड में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा। किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। अफसरों ने बताया कि ये कार्रवाई ऑनलाइन मदरसा कक्षाओं के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ाने से जुड़ी विदेशी फंडिंग की जांच का हिस्सा है। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाजरा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड। तो वहाँ से एनआईए वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की। अभी तक करते रहे, जो टाइम हो रहा है, तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस बीच झांसी में लोगों ने काफी हंगामा किया। उग्र भीड़ ने मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए की हिरासत से छुड़ा लिया। मुफ्ती के हिरासत में लिए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा विरोध करते हुए पुलिस की गाड़ी रोक ली और इसके बाद एनआईए की गिरफ्त से उन्हें जबरन छुड़ा ले गई। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर से मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले में जुड़े होने का शक है। आरोप ये भी है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई गई थी। हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती खालिद शहर काजी के भतीजे हैं और एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं। उनके घर के दरवाजे पर क्लास के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। अपनी जांच के दौरान एनआईए की टीम ने करीब 10 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और जानकारी जुटाई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।